चलिए आज हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। देखिए आपने अब तक परमाणु संरचना पढ़ी, उनके कक्षक पढ़े, ठीक है, आपका परमाणु क्रमांक पढ़ा, द्रव्यमान संख्याएं पढ़ी, क्या होती हैं समस्थानिक संभारित। देखिए केमिस्ट्री के साथ एक समस्या यह है कि यदि आपने उसको डेली नहीं पढ़ा तो किसी भी हाल में आपको समझ नहीं आएगी और ना ही आप उसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला नियम ये है, अगर आप केमिस्ट्री वास्तव में सीखना चाहते हैं तो पहले तो केमिस्ट्री से आप डरना बंद करें। दूसरा, डेली कम से कम आपको 1 घंटा केमिस्ट्री के साथ गुजारना है। भाई इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आप डेली उसके साथ 1-2 घंटे बिताते हैं ना। भाई स्कूल बंद हो तो अलग बात है, नहीं तो अगर स्कूल में है, ठीक है नहीं, तो साथ साथ बैठते हैं। और अगर मोहल्ले का दोस्त है या आस पड़ोस का तो उसके साथ 1-1.5 घंटा घूमते भी हैं। डेली होता है ना ये। और वो कैसा दोस्त है भाई, जिससे आप साल भर में एक बार मिलें, वो आपका पक्का दोस्त माना जाएगा? नहीं होगा वो आपका पक्का दोस्त। तो केमिस्ट्री को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें। आपको डेली 1 घंटा केमिस्ट्री के साथ बिताना है और आप खुद महसूस करेंगे कि आपको केमिस्ट्री आ जाएगी। चलिए बात करेंगे आगे अब क्वांटम नंबर्स। देखिए क्वांटम नंबर्स को हिंदी में क्वांटम संख्याएं बोलते हैं। चलिए समझेंगे। देखिए जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति व ऊर्जा का वर्णन किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। नंबर 2 एजीमूथल क्वांटम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। नंबर 3 है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या। और नंबर 4 है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। इस लाइन को ध्यान से फिर समझ लीजिए। जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति व ऊर्जा का वर्णन किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। यानी कि इन्हीं संख्याओं द्वारा हम इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम मुख्य क्वांटम संख्या को। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल n से मुख्य ऊर्जा स्तर अथवा कोश को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा मुख्य ऊर्जा स्तर है या जो मुख्य कोश है उसको हम जो है मुख्य क्वांटम संख्या से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के लिए, यानी कि जो ये n है ये इलेक्ट्रॉनों के लिए है, न कि आप कभी कुछ और समझ लें। यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के लिए मुख्य ऊर्जा स्तर या फिर कोश को प्रदर्शित करता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे ऊर्जा स्तर बोल दें या फिर मुख्य कोश बोल दें या कोश बोल दें। n का मान 0 को छोड़कर कोई भी पूर्ण अंक हो सकता है। ठीक है जी। अब देखिए n का मान है 0 तो नहीं हमने कहा, तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनाइट तक, अनंत तक। ठीक है, आगे चलेंगे। स्मॉल n का मान इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य कोश का निर्धारण करता है। यानी कि जो स्मॉल n है हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का मुख्य कोश कौन सा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलेंगे। अगला है हमारे पास दिगंशी क्वांटम संख्या। चलिए दिगंशी क्वांटम संख्या को समझेंगे। देखिए दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल l से इलेक्ट्रॉन के लिए उप ऊर्जा स्तर अथवा उपकोश को प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल l का मान n पर निर्भर करता है। किसी स्मॉल n के लिए l का मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। अब देखिए क्वांटम संख्या ने हमें ये बता दिया, दिगंशी क्वांटम संख्या जो होती है कि वो उपकोश को प्रदर्शित करती है, जिसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के उपकोश को प्रदर्शित करती है। ठीक है जी। अब देखिए l का मान जो है n पर निर्भर करता है। यानी कि इस समय ये पता चला कि जो n तो मुख्य कोश है और l क्या है,
उपकोष है, यानी कि मुख्य कोश के अंदर उपकोष पाए जाते हैं। भाई इसका मतलब ये तो हो गया L का मान N पर निर्भर करता है, यानी कि ये मुख्य कोश तय करेगा कि उसके अंदर कितने उपकोष होने हैं। बात समझ में आ गई ना। तो देखिए किसी n के लिए L का मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। यदि मैं किसी मुख्य कोश के लिए उपकोष के मान निकालूं तो कैसे निकालूंगा, 0 से लेकर n-1 तक। वो कैसे, ये देखिए, यदि n का मान 1 है तब L तो 0 हो जाएगा। भाई हम कह रहे हैं ना 0 से लेकर n-1 तक, तो सबसे पहले 0 आ जाएगा। इसके बाद देखिए n बराबर 2 है तब L का मान क्या हो जाएगा, 0 और 1। 1 कैसा है देखिए, अगर मैं ये देखिए इस जगह देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 रख दूँ, भाई 0 तो आएगा क्योंकि 0 से लेके चलना है ना हमें। यहाँ पे यदि मैं 2 रख दूँ तो 2 में से 1 गया, 1 देखो। और अगर मैं पहले केस में देखूँ, भाई 0 तो आएगा क्योंकि 0 से लेकर स्टार्ट करना है ना। अब देखो n का मान कितना है, 1 है। अगर मैं n की जगह यहाँ पे 1 रख दूँ तो 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा, यानी कि जो टोटल वैल्यू आनी है वो 0 ही आनी है। यानी कि n बराबर 1 के लिए L का मान 0 है, n बराबर 2 के लिए L का मान 0 और 1 है, n बराबर 3 के लिए क्या होगा, 0 तो आएगा। क्या करेंगे आप, n का मान यहाँ रखें, 3 हो गया, 3 में से 1 गया, 2, 3 में से 1 चला जाएगा, 2 आएगा। तो आपको 0 से लेके 2 तक जाना है। तो 0 से लेके अगर 2 तक जाना पड़ेगा तो कैसे जाएंगे आप, 0 1 2, भाई 1 तो बीच में आएगा, उसे थोड़ी छोड़ देंगे। तो 0 से लेके आपको 2 तक जाना है। ऐसे देखिए n बराबर 4, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखो तो 4 में से 1 गया, 3। तो आपको 0 से लेके 3 तक जाना है। तो समझेंगे इसको आप 0 1 2 और 3, यानी कि n बराबर 4 के लिए L के मान 0 1 2 3 होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये फंडा। आगे चलेंगे। देखिए यदि L का मान 0 1 2 3 है तो हमने देखिए इन अंकों को कुछ प्रतीक दे दिए हैं, यानी कि उपकोष के हमने प्रतीक बना दिए हैं। अगर 0 है L का मान तो हम S बोलेंगे, 1 है तो P बोलेंगे, 2 है तो D बोलेंगे, 3 है तो F बोलेंगे। ये बात याद रखनी है। ये उपकोष के प्रतीक हैं, ये L के मान हैं, यानी कि 0 को हम S बोलेंगे, 1 को P बोलेंगे, 2 को D बोलेंगे और 3 को F बोलेंगे। आगे चलेंगे। देखिए अब आगे हमने जो है लिखा है कि किसी स्मॉल n के लिए L के मानों की कुल संख्या स्मॉल n के बराबर होती है। ये बात याद रखनी है, यानी सिंपल फंडा है ये। भाई किसी n के लिए L के मानों की कुल संख्या स्मॉल n के बराबर होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है, मैं थोड़ा सरल भाषा में बताता हूँ। किसी मुख्य कोश के अंदर, n का मतलब मुख्य कोश है, उपकोशों की संख्या यानी कि L के मानों की कुल संख्या n के बराबर होती है। यानी कि उस मुख्य कोश के लिए जो भी मुख्य क्वांटम संख्या है, अगर वो 1 है तो उपकोश उसके अंदर 1 होगा। अगर मुख्य क्वांटम संख्या 2 है, ठीक है, तो उपकोश कितने होंगे, 2 होंगे। 3 है मुख्य क्वांटम संख्या तो उपकोश कितने होंगे, 3 है। 4 है मुख्य क्वांटम संख्या तो उपकोश 4 होंगे। 5 है तो उपकोश 5 होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए इसको आगे समझेंगे कैसे। देखिए ये मुख्य कोश लिख दिया मैंने, स्मॉल n 1 2 3 4। उपकोशों की संख्या, कुल संख्या, जैसे हमने यहाँ ये फंडा बताया, तो 1 के अंदर 1 है, 2 के अंदर 2 हैं, 3 के अंदर 3 है, 4 के अंदर 4 है। अब देखिए वो उपकोश कौन कौन से हैं उसको समझ लेंगे। उपकोश या ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर। देखिए 1 है, मुख्य क्वांटम संख्या 1 है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि मुख्य क्वांटम संख्या याद आ गया, n बराबर यदि 1 है तो L का मान 0 आ रहा था ना, और 0 को हम क्या बता रहे थे, S बता रहे थे, बताया था ना पीछे। ये 1 क्यों लगाया यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये S उपकोश है ये किससे संबंधित है, जो हमारा पहली कक्षा है, यानी कि जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या 1 है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, उस मोहल्ले का नाम मान लीजिए मोहन नगर है। अब आपका घर उस मोहल्ले के अंदर है, तो आप एड्रेस में क्या लिखोगे, श्याम नगर या राम नगर। आप मोहन नगर लिखेंगे ना। भाई आपके मकान पे ठप्पा किस चीज़ का लगा रहेगा, मोहन नगर का।
क्योंकि आपका घर मोहन नगर के अंदर है, तो जो उपकोष है वो जिस मुख्य कोश के अंदर है तो उसके आगे वही संख्या लिखनी है, यानी कि वही क्वांटम संख्या लिखनी है, मुख्य क्वांटम संख्या जिस मुख्य कोश के अंदर वो उपकोष है, यानी कि जिस मुख्य उपकोष के अंदर है उस मुख्य उपकोष की मैं थोड़ा सा मिस कर गया एक बात। मैं बताना चाह रहा था कि जिस मुख्य कोश के अंदर हमारा उपकोष है, हमें उस मुख्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या उस उपकोष के सामने लिखनी है। जैसे यहाँ देखो, मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? 2 है भाई, मुख्य कोश हमारा 2 है, उपकोशों की संख्या 2 आ गई, ये तो हमने यहाँ बता ही दिया था। देखिए एस और पी ये सब पीछे मैंने बता ही दिया था आपको भाई, 0 1 0 1 2 0 1 2 3 ये सब पीछे सिखाया था ना आपको। यदि n का मान 4 हो तो l का मान क्या आ जाएगा? 0 1 2 3। 0 को हम ऐसे डिनोट करते हैं, 1 को p से, ठीक है, 2 को d से और 3 को f से। ये 4 क्यों लिखे सबके सामने? क्योंकि ये जो उपकोष हैं ये मुख्य क्वांटम संख्या 4 वाले मुख्य कोश के अंदर हैं, इसलिए सब पे 4 ठप्पा लग गया। ये 3 के लिए देख लो, कुल उपकोशों की संख्या 3 है, ये मुख्य कोश है, कितने हैं? एस पी डी, सब पे बाहर 3 लिख दो, क्योंकि ये जो कोश हैं ये इस मुख्य कोश के अंदर हैं जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या 3 है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। देखिए इसको बार बार देखें, आपको सारा समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बड़े ध्यान से समझें, बार बार देखें वीडियो को, कोई बहुत पैसा खर्च नहीं होता है बार बार देखने में, जितना देखेंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलेंगे, इसमें एक लाइन और है। अब देखिए, L का मान उपकोश के कक्षकों की संरचना को निर्धारित करता है। भाई उपकोश जो है हमारे, है ना, उपकोशों के कक्षकों की संरचना निर्धारित करता है। भाई ये उपकोश है, मान ले मेरे पास P उपकोश है, ठीक है नहीं, तो P उपकोश के अंदर जो कक्षक होंगे वो P ही होंगे। याद, बात समझ में आ गई? मेरे पास S उपकोश है, S उपकोश के अंदर कौन सा कक्षक होगा? S कक्षक, जो हमने पीछे पढ़े, जिनकी डंबल आकृति थी, डबल डंबल आकृति थी, विशेष आकृतियाँ थी, याद आ गया? अब मान ले कोई मेरे पास D उपकोश है, तो उस D उपकोश के अंदर कौन से कक्षक होंगे? वो D प्रकार यानी डबल डंबल प्रकार के कक्षक होंगे। तो इसलिए हमने लाइन लिखी, L का मान उपकोश के कक्षकों की संरचना को निर्धारित करता है, ठीक है नहीं, यानी कि उपकोश के जो कक्षक हैं उनकी संरचना को निर्धारित करता है। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, कल को नया लेक्चर लेके आएंगे जिसमें इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।